सबसे पहले बात करेंगे रुपए का डॉलर को धोबी पटका। ओपन मार्केट में डॉलर एक ही दिन में 11 रुपए सस्ता। अमेरिकी करेंसी की कीमत 311 रुपए से कम होकर 300 रुपए हो गई। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनी जफर पराचा का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हो जाएगा। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस बारे। ये इसकी बुनियादी वजह देखा जाए, स्टेट बैंक की जानिब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है उसकी अदायगी के लिए इंटर बैंक से रिव्यू करने के लिए इजाजत दे दी है। अब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की अदायगी जो इंटर बैंक से हो सकेगी। तकरीबन 30 से 40 लाख डॉलर की डिमांड थी जो अब ओपन मार्केट से इंटर बैंक में मुंतकिल हो गई, जिसके बाद जो है बड़ी कमी ओपन मार्केट में देखी गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर जो अभी करंट अपडेट दूं 11.5 रुपए सस्ता हो गया और 311 रुपए से गिर कर जो 299.50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जो एक्सचेंज कंपनी के जो जनरल सेक्रेटरी दखल कराते हैं, कह रहे हैं अगले आने वाले दिनों में ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हो जाएगा। सप्लाई बेहतर होने पर ओपन मार्केट में डॉलर की कदर मजीद बेहतरी होगी। और ये भी कहा है कि डॉलर सस्ता होने पर दीगर करेंसी की कीमत में भी नुमाया कमी हो गई। ओपन मार्केट में बरतानी पाउंड 10.5 रुपए सस्ता होगा, 373.50 तक गिर गया है। ओपन मार्केट में यूरो 10 रुपए एक ही दिन में सस्ता हुआ है, 323 रुपए तक गिर गया है। और ओपन मार्केट में यूएई दिरहम जो है 6 रुपए 75 पैसे सस्ता हुआ है, 78 रुपए 75 पैसे पे आ गया है। ओपन मार्केट में सऊदी अरब भी जो सऊदी रियाल है वो 6 रुपए 10 पैसे कमी हुई है और 77 रुपए 20 पैसे पर आ गया है। डॉलर महंगा होने से तमाम करेंसी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। आज एक ही दिन में रिवर्स गियर लग रहा है डॉलर के साथ जो ओपन मार्केट में दीगर करेंसी की भी कदर में नुमाया कमी हो रही है। और इसकी बुनियादी वजह से देखिए कि स्टेट बैंक ने जो बड़ा फैसला किया है और जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है तकरीबन 30 से 40 लाख डॉलर की जो डिमांड थी वो अब इंटर बैंक के ऊपर जो है जिम्मे डाल दिया। तमाम बैंक को हिदायत जारी कर दी है क्या वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो है वो आप इंटर बैंक से डॉलर खरीद के इनको फराहम करें, जिसकी वजह से प्रेशर कम हुआ है। और आगे चल कर ये कहा जा रहा है डॉलर जो मजबूती तौर पर जो है बुलंद सतह से तकरीबन 20 से 25 पैसे सस्ता हो जाएगा। इंटर बैंक ओपन मार्केट का फर्क कहा जा रहा है कि 4 से 5 रुपए रह जाएगा। अभी एक इंटर बैंक की बात करें तो इंटर बैंक में डॉलर 285 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, गुज़िश्ता रोज से 37 पैसे से सस्ता हुआ है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉलर जैसे 285 रुपए है तो ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 290 रुपए तक आ जाएगा और यहाँ पे 5 रुपए का फर्क रह जाएगा, जो कि 26 से 27 रुपए तक की बड़ा जो फर्क हो गया तो वो कम होने लगा है। सिर्फ ये भी बताइएगा, क्या बैंकों के पास इतना ज़र मुबादला अभी मौजूद है कि तमाम क्रेडिट कार्ड्स की जो पेमेंट है वो हो सके? जी, देखा जाए इस वक्त जो स्टेट बैंक के पास जो जखायर हैं वो आपके तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के जखायर हैं। साथ ही तशकीलात दर भी आ रही है, एक्सपोर्ट की जो पेमेंट भी आ रही है। तो इन आउट जो चल रहा होता है तो ये जो तकरीबन 30 से 40 लाख डॉलर की अदायगी का प्रेशर है वो ओपन मार्केट से हटा है तो जो बहुत बड़ा फर्क था वो खत्म हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो बड़ा फैसला लिया है 2 महीने के लिए लिया है और ये 31 जुलाई तक जो इसको ये फैसला किया गया है कि 2 महीने तक जो है इंटर बैंक से जो है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की जा सकेगी। और ये बड़ा फैसला जो है वो देख कर ही किया गया कि स्टेट बैंक ने तमाम प्लानिंग की होगी, जिसके बाद ये 60 दिनों की सहूलत दी है, जिसके बाद बड़ा फर्क जो था इंटर बैंक का ओपन मार्केट को खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब पैनिक सिचुएशन और मार्केट में कई चीजें भी चल रही हैं। अगर देखा जाए जैसे कि हम 300 रुपया 299.50 पैसे तक ओपन मार्केट दिखा रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में अब पैनिक पे कोई कह रहा है कि 280 का हो गया, 285 का हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट चल रहा होता है। इस वक्त ऑफिशियल रेट जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ने जारी किया है 299 रुपए 50 पैसे पे गुज़िश्ता रोज से अब तक 11.5 रुपए जो है ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हो चुका है। अच्छा अशरफ, इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर के जो है वो 25 रुपए से ज़ायद का फ़र्क था, जो कि कम होकर अब 15 रुपए पर आ गया है, जो कि देखा जा रहा है कि इनको इक्वलिटी के करीब आना चाहिए। तो आने वाले दिनों में ये तेज़ी में इक्वलिटी की तरफ जाएगा? जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि अगर देखा जाए बुनियादी चीज समझना ये है कि इंटर बैंक में सिर्फ एलसी के लिए जो इम्पोर्ट करता है वो वहाँ से उसकी पेमेंट होती है। और ओपन मार्केट में जो कौन लोग जाते हैं उसमें आपके जो बैरून मुल्क सफर करने वाले होते हैं, सेहत के लिए जाते हैं या इलाज कराने जाते हैं या एजुकेशन के लिए तालीम के लिए हासिल करने जाते हैं, तो उनको वहाँ से डॉलर लेना होता है। तो ये बहुत बड़ा गैप है, उनको ज्यादा अदायगी करनी पड़ रही थी और तफसीलात दर भी जो है लोग नहीं भेज रहे थे क्योंकि इतने बड़े फर्क से वो ये समझ रहे थे कि इंटर बैंक भी 300 रुपए से तजावज कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ने भी कैटेगोरिकली इस चीज को जो है वो खत्म करने के लिए इकदाम उठाए, जिसके बाद इंटर बैंक ओपन मार्केट का बड़ा 26 से 27 का फर्क कम होता हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की कदर में जो है वो कमी हुई है। ओपन मार्केट में 11 रुपये तकरीबन सस्ता हो चुका है और इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 285 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। और अपडेट कर रहे थे हमें अशरफ खान, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। एसपी गुलशन जफर छांगा ने दावा किया है कि शाहिद बर्गर नामी मतलूब डकैत गिरोह कराची में 7 बरस से फाल था। घरों में डकैतियों में अब तक 350 तोले सोना और करोड़ रुपए लूट भी चुके हैं। 9:15 बजे के करीब ईसा नगरी कट के करीब हमने नाका लगाया हुआ था। वहाँ पे हमारी पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी जो कि सिल्वर करोला है उसको रोकने की कोशिश की, तो उस गाड़ी ने रुकने की बजाय भागने की कोशिश की। तो हमारी जो पुलिस मोबाइल है उसने चेज़ करने की कोशिश की, तो उन्होंने पुलिस मोबाइल पे डायरेक्ट फायरिंग की और हमारी पुलिस मोबाइल को गोलियां लगी, जिसकी जवाबी फायरिंग पे हमारे पुलिस के जवानों ने फायरिंग की। तो उनके 2 मुलजिम जो हैं वो ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए, जिनका नाम है अरशद उर्फ चिट्टा और सलीम, ये ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए हैं। और दूसरा जिनके इस गैंग का सरबराह है रियाज लंगड़ा, उसको हमने वैसे गिरफ़्तार किया और 2 लोग फायरिंग करते हुए भाग गए। इस कार्रवाई के दौरान 5 के करीब पिस्टल हमने बरामद किए हैं और जब हमने मज़ीद तफ्तीश की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बदनाम ज़माना गैंग है जो कि शाहिद बर्गर गैंग के नाम से मशहूर है, लेकिन मलिक भाई गैंग इसका असल नाम है। और शहर में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, मलीर, क्लिफ्टन के इलाके में 2016 से ऑपरेट कर रहा है और 50 से ज़्यादा वारदातें इन्होंने घर में घुसकर की हैं, जिसमें ये वारदात के दौरान घर में घुसकर फैमिली को हरास भी करते हैं और टॉर्चर भी करते हैं। और इसके पीछे इस वजह से एडिशनल साहब जवेद आला मॉडल साहब, DIG ईस्ट सर मुकद्दस हैदर साहब की वाज़ेह हदायत थी SSP ईस्ट को भी, मुझे भी, कि आपने इस गैंग पे वर्कआउट करना है और इसको पकड़ना है, जिस पे हमने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी थी। और एक टीम के सरबराह SHO अदील अफजाल थे और आज उन्हीं की टीम ने ये उनको रोका और ये कार्रवाई की है, जिस पर मैं समझता हूँ कि तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से और इलाके की आवाम की तरफ से SHO साहब को शाबाश भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। जो हमने तफसीलात इकट्ठी की हैं उसमें अभी तक 30 के करीब FIR हमने इकट्ठी कर ली है जो इस ग्रुप पे हुई हैं। और हमारे पास बहुत सी CCTV की फुटेजेस भी हैं और मीडिया में भी चलती रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चलती रही हैं, वो हम आपके साथ प्रोवाइड कर देंगे। और एक अभी तक के अंदाजे के मुताबिक इन्होंने 350 तोला, जो कि कुछ 6-7 करोड़ रुपये मालियत बनती है, इन्होंने चोरी किया है। कोई करोड़ रुपये के करीब, 1 करोड़ रुपये के करीब कैश लिया है, बाकी फ़ॉरेन करेंसी है, घड़ियां हैं, कीमती घड़ियां घरों से, पिस्टल्स की हैं। तो इंशाल्लाह हम खुद भी और हमारी इन्वेस्टिगेशन जो विंग्स हैं वो पूरी मेहनत करेंगे और कानून के मुताबिक इनको हम केस फाइल्स भी बनाएंगे और मैक्सिमम रिकवरी करवाएंगे ताकि जिन लोगों की चोरियां हुई हैं उनको अज़ला किया जाए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक हो गया, जबकि शहरियों ने कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दिया है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट है। महंगाई से सताई आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपये कमी के बाद 270 से 262 रुपये फी लीटर पर आ गया, जबकि डीजल की नई कीमत 5 रुपये कमी के बाद 253 रुपये हो गई। शहरी कहते हैं ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए था, ये खदशा भी सता रहा है कहीं चंद दिनों बाद फिर से इजाफा ना हो जाए। नहीं, जाहिर सी बात है, जब कमी होगी तो ये तो कहेंगे ना, अच्छी बात है, लेकिन इनको चाहिए और पेट्रोल सस्ता करें। बहुत महंगा हुआ है पेट्रोल ना, ये आवाम की जान निकालने वाला हाल किया है इन लोगों ने। सही है जी, हम गरीबों के लिए 8 रुपये भी बहुत हैं, जो हो गया बेहतर है। हम तो चाहते हैं कि और भी थोड़ा सस्ता हो जाए तो अच्छी बात है। कम होना चाहिए, आवाम के साथ जुल्म है, इसको कम और करना चाहिए। बढ़ाता तो 100-200 रुपये, 150 रुपये, कम 8 रुपये करते हैं, ये कौन सा तरीका है। गुज़श्ता 15 रोज़ में पेट्रोल के निर्ख दूसरी बार कम हुए हैं। 15 मई को पेट्रोल 12 रुपये सस्ता होकर 270 रुपये फी आया था। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने हुकूमत को बजट तजावीज़ दे दी। सदर रियाजुद्दीन ने कहा है कि हुकूमत से बजट में दरामदी खाम माल का कोटा फिक्स करने की तजवीज़ दी है। हर आमदनी पर टैक्स आयद करने और डॉलर कमाने के लिए बरामदी सेक्टर को बिजली और गैस के रेट रीजनल ममालिक के बराबर करने का मशवरा भी दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस पर।
साइड एसोसिएशन और इंडस्ट्री ने हुकूमत को बजट तजावीज़ दे दी हैं और मौजूदा सूरत हाल पर शदीद कंसर्न शो किया है कि जो हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए हैं उससे इंडस्ट्री का चलना महाल हो गया है। क्या सूरत हाल है जानते हैं। साइड एसोसिएशन के सदर रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है सर? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू का मौका दिया है। इस वक्त जो हमारा सालाना फेडरल बजट है वो अपनी तैयारी के मराहिल में है और ऐसे मौके पर जबकि पूरी मईशत एक बहरान का शिकार है और फिल हकीकत जो है मईशत हमारी उसकी जो शरह नमू है वो मनफी है, तो उसमें बजट मेकिंग एक बड़ा चैलेंजिंग आस्पेक्ट होगा। हमारे मुल्क और हमारी इंडस्ट्री का इन्हिसार ख़ाम माल के लिहाज से भी और दीगर कमोडिटीज़ के लिहाज से भी इंपोर्ट के ऊपर है और इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस अनअनाउंस्ड या हैपहज़र्ड वे में जो है इनका आगाज़ किया गया था गुज़श्ता साल और अब वो इतनी सख्त हो गई हैं कि उसकी वजह से जो है मईशत का नहीं बल्कि इंडस्ट्री का पहिया जो है वो जाम होने के ऊपर है। और इसका तस्करा जो है वो कल IMF के जो कंट्री चीफ़ हैं नाथन पोर्टर, उन्होंने भी कहा है कि इन हैपहज़र्ड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो है इकॉनमी श्रिंक हो गई है। हमने अपनी तजावीज़ में ये कहा है कि अगर आपको इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेक्स फंड्स या आपकी एक्सटर्नल जो अकाउंट है उसके प्रेशर हैं, तो उसके लिए ये काम एक प्लान्ड मैनर में कर लिया जाए जिसमें कि इंपोर्ट का राशन या कोटा बना दिया जाए और इस तरीके से हैपहज़र्डली जो है इंपोर्ट को बंद ना किया जाए। अब आते हैं टैक्स की तजावीज़ की तरफ, और टैक्स की तजावीज़ के हवाले से हमारा एक पेरिनियल प्रॉब्लम है पुराना, वो ये कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो कम है। और टैक्स टू GDP रेशो कम इस वजह से नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देते, बल्कि हमारा जो टैक्स बेस है वो बहुत नैरो है। तो 30-31 बिलियन डॉलर की जगह हमारा टारगेट होना चाहिए था कि 40, 42, 45 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हो। वो मेरे ख़्याल में अनफॉर्चुनेटली मेरे मुंह में खाक बदकिस्मती से शायद 25-24 बिलियन डॉलर पे गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डेफिसिट है एक्सपोर्ट के टारगेट का वो हमें पूरा करने के लिए इन अ टाइम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ फॉरेक्स हम कहाँ से लेकर आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। यहाँ कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो मौजूदा टैक्स दहंदगान है उस पर नए माली साल के बजट में इजाफी बोझ ना डाला जाए। साथ ही तजावीज़ दी है कि एक्सपोर्टर को सहूलियात दी जाएँ, जो मराद थी वो वापस दी जाएँ कि पहिया चल सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रंचोर लाइन में मखदूश इमारत का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कदीम इमारत के हिस्से वक्फे से गिर रहे हैं, जबकि इमारत में लोग रिहाइश पजीर भी हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, रंचोर लाइन का इलाका है और मेरे अकब में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये ठाकुर हरीबाई प्रागजी बिल्डिंग के नाम से इस इलाके में मशहूर है। एक कदीमी इमारत है और इस इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है इंतहाई ख़तरनाक दिया जा चुका है। जो 550 मुनहदम की जाने वाली या फिर मखदूश इमारतों की जो फहरिस्त है उस फहरिस्त के अंदर जो है वो इस बिल्डिंग का भी नाम जो है वो शामिल है। ताहम अभी तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो है यहाँ पर कार्रवाई नहीं की। हत्ता कि यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त भी आपको ये इमारत दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा दरारें पड़ चुकी हैं। 3 फ्लोर की ये इमारत है जिसके अंदर अभी भी लोग जो है वो रिहाइश इख्तियार करते हैं। जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इमारत के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो ज़मीन पर जो है वो अब गिरना शुरू हो चुके हैं। इस इमारत में रहने वाले लोगों ने इमारत को जो है वो रोकने के लिए एक गैर ज़रूरी दीवार भी बना रखी है। जबकि आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर लोगों के कपड़े भी जो है वो टांगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के एक इलाका मकीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई, आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये इमारत के बहुत बुरी हालत में लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ? बस रह रहे हैं, बस कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इसको। ये जो है ना पानी है सारा, इधर गंदगी है, गंद आ रहा है, कचरा फेंकते हैं, ये टूटा हुआ है सारा। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुतअद्दिद मरतबा जो है वो शिकायतें की गई हैं, लेकिन इनकी शिकायतों पर कोई अमल दरामद नहीं होता है। SBC हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ताहम ये इमारत अब इंतहाई ख़तरनाक हालत में पहुँच चुकी है और किसी भी वक्त जो है वो ये इमारत गिर सकती है, क्योंकि इसके इमारत के जो जोड़ हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है खुलना शुरू हो चुके हैं और अतराफ़ में जो वो इमारतें तामीर हैं उनको भी बनाना पड़ सकता है। जी, सिंध हुकूमत ने कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया है। CNG किट्स रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG सिलेंडर्स इंतहाई मुज़र साबित हो सकते हैं। बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया।
बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। कहा यह गया है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो चिंची रिक्शा हो, चाहे वो आम रिक्शा हो, या फिर बसेज़ हों, या फिर वैगन हो, वैन्स हों, स्कूल वैन्स हों, वहाँ से ये कहा गया है कि CNG किट्स को निकाला जाएगा। इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं फैसले को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कहा यह गया है कि CNG किट्स या CNG सिलेंडर्स जो गाड़ी के अंदर रखे गए हैं, इनको निकाला जाएगा। आपकी गाड़ी के अंदर भी CNG सिलेंडर है, क्या कहते हैं, फैसला कैसा है? ये गरीबों के हक पे डाका है ना भाजी, हमारा तो वैसे ही पूरा नहीं पड़ रहा है। ये हमने किट लगाई है, हमारे को 2 पैसे मिलेंगे, अगर ये हमने निकाल दिया तो हमको यकीन मानो गाड़ी घर पे खड़ी करनी पड़ेगी भाजी। अच्छा, ये लगाने की वजह क्या है? CNG किट्स लगाने की वजह क्या है? भाजी ये थोड़ा सस्ता पड़ता है पेट्रोल की वजह से हमारे को। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किस भाव मिल रहा है और पेट्रोल किस भाव मिल रहा है? भाजी पेट्रोल तो हमारे को तकरीबन 350 रुपये लीटर है, ठीक है, ये 250 रुपये किलो है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक जो अहम मसला सामने आ रहा है वो ये है कि जो चीज़ इनका कहना है कि हमारे लिए ठीक होगी, क्योंकि उनको लगता है कि गैस जो है वो पेट्रोल के बार सस्ती है, जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर रख रहे हैं। ख़तरा मोल लेने को तैयार हैं, कहते हैं ख़तरा जो है उससे झेल लेंगे, लेकिन मजबूरी है। अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं तो फिर घरों में, हम अपने घरों में कुछ नहीं ले जा सकते हैं शाम में जब अपने घर को लौटते हैं। बहरहाल सिंध हुकूमत का ये फैसला, और सिंध हुकूमत इस हवाले से क्रैकडाउन करने को भी तैयार है। इनका ये मौक़िफ़ है सिंध गवर्नमेंट का कि अगर गाड़ियों के अंदर से नहीं निकाली जाती CNG किट्स तो फिर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर का मेयर कैसा हो, कराची के इलाके गार्डन की समाजी और सियासी शख्सियात के दरमियान बाख्तियार मेयर के सवाल पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला बराबर रहा। किसी ने मुर्तज़ा वहाब को चांस देने की बात की तो किसी ने हल सिर्फ हाफिज़ नेमुर रहमान के पास करार दे दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कराची में मेयर कराची के इंतखाब की बाज़गश्त है। अब देखना यह है कि कौन सी जमात अपना मेयर बनाने में कामयाब होती है, लेकिन अवामी उमंगें क्या सोचती हैं, अवाम की क्या राय है कि कराची में मेयर कैसा होना चाहिए, ये सब जानने के लिए हम पहुँचे हैं गार्डन के इलाके में अब्दुल कादिर मेमन साहब के पास, जो कि यहाँ की समाजी और कारोबारी शख्सियत भी हैं और नौजवान भी हैं। कादिर भाई, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन सारे आपने देख लिए, हो गए, कोई जीता कोई हारा, अब मरहला है मेयर का, तो कैसा मेयर चाहते हैं, कैसा मेयर होना चाहिए? देखिए, मेयर हमारा ऐसा हो जो इस शहर की फलाह बहबूद के लिए काम करे। ये सड़कें जो टूटी फूटी हैं, इस शहर का निज़ाम जो दरम भरम हुआ है सन 2006-2007 के बाद से, 2006-7 में तो कुछ काम किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, उनको फंड्स मिले, इख्तियारात मिले, तो अभी भी जो मेयर जो भी हमारे यहाँ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से आएँ, चाहे वो जमात इस्लामी से आएँ, चाहे वो किसी और तंजीम से आएँ, बात ये वो बाइख्तियार हों, उनके पास सारे इख्तियारात हों। वो गुज़िश्ता मेयरों की तरह रोएं धोएं नहीं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें रोका जा रहा है, ये मामला ना हो। तो जो ख्याल है ना, वो ख्याल है मेरा मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए। उसकी वजह ये है कि वो पीपल्स पार्टी के आदमी है, पीपल्स पार्टी उनको समझती है, वो पीपल्स पार्टी को समझते हैं। जो अभी तक देखा जा रहा है, जो सिनेरियो इस वक्त है कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा, चाहे वो कैसे भी है। तो बात ये कि हमारी ख्वाहिश है कि मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर रहते हुए भी उन्होंने बहुत काम किया है इस शहर के लिए, जो दिख रहा है। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, भाई नौजवान हैं। भाईजान, एक तो अपना तारुफ करवा दीजिएगा, थोड़ा नाम वगैरह बता दीजिएगा, दूसरा ये बताएं कि आपको क्या लगता है मेयर कैसा होना चाहिए, और जो 2 नाम बाज़गश्त हैं किसको आप देखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद शहरियार भट्टी है, और मेरे ख्याल से जो भी मेयर हो वो किसी भी सियासी पार्टी से हो, वो ऐसी पार्टी से होना चाहिए, बेशक वो जमात इस्लामी से हो या पीपल्स पार्टी से हो, मगर वो आ जाए तो उसके आने के बाद उसको सिंध सरकार इख्तियारात दे। क्योंकि जैसे इख्तियारात मुस्तफ़ा कमाल साहब जाने के बाद सिंध सरकार ने अपने पास जो इख्तियारात ले लिए, जो डिपार्टमेंट ले लिए, वो मेयर सेक्शन के पास नहीं है। जैसे वाटर बोर्ड का इदारा भी जा चुका है और दूसरा सॉलिड वेस्ट का भी जा चुका है। इसी तरीके से इदारे जो इनके पास से गए ना, वो सारे इदारे इनके पास आए। सारे इदारे जब इनके पास आएंगे तो ठीक तरीके से ये काम कर सकेंगे, वरना कोई भी इस इदारे में कैसा भी अगर मेयर ले जाते हैं हम किसी भी सियासी जमात से, वो नहीं कर सकता काम। क्या हमेशा एक ही पार्टी को बरसद इख्तियार रहने का इख्तियार है? क्या दूसरी पार्टियां क्या नहीं आ सकती? मुतवस्सित तबके से, आम तबके से, हमारे अपने दरमियान में से रहने वाले बंदे को क्या हम नहीं ला सकते? क्या नेमतुल्लाह, ये हमारे जो हाफिज नेमूर रहमान साहब के पास एक बार भी क्या ट्रस्ट नहीं कर सकते?
ये वो हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये वो शख्सियत है बिला रंग व नस्ल, बिला तफरीक के, बिला मसालिक के, हर कोई इनको एक्सेप्टेड है, हर कोई इनके काबिल कबूल है। तो एक बार तो आजमा लें। शहर की अगर से तरक्की के लिए सोचना है, शहर में अपने लोगों को मुंतखब करके इंशाल्लाह लाना है। जी, ये देखा आपने लोगों की राय कि वो ये कहते हैं कि जनाब जो भी मेयर आए वो कराची की तरक्की के लिए काम करे और बाइख्तियार होना चाहिए। अब हीले बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि जो काम करेगा लोग उसी के चलना पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कन्वेनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात की है। अहम मुलाकात है जिसमें मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। कन्वेनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात की है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात की गई है? जी बिल्कुल, कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात में डिप्टी कन्वीनर ख्वाजा इजहारुल हसन भी मौजूद थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी वजीर को मरदमशुमारी से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। उनका कहना था कि मरदमशुमारी के नताइज से MQM के साथ साथ कराची और हैदराबाद के स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी भी मुतमईन नहीं। मरदमशुमारी के एदाद व शुमार की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए दोबारा तस्दीक करवाई जाए। उनका कहना था कि कराची में अब भी ऐसी हज़ारों इमारतें हैं जहां मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंच सका है। ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात उनकी जानिब से वफाकी वज़ीर के आगे रखे गए हैं, जिस पर उनकी जानिब एहसन इकबाल की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि वह MQM के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने से मुतालिक जो है इक़दाम उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट में MPO के तहत PTI कारकुनान और शहरियों की नज़रबंदी का केस है। सरकारी वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर 30 नज़रबंद शहरियों को मुख्तलिफ जेलों में रिहा कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में MPO के तहत PTI कारकुनान और शहरियों की नज़रबंदी का केस है। सरकारी वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर 30 नज़रबंद शहरियों को मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, जेलों से रिहा कर दिया गया है। MPO के तहत PTI कारकुनान और शहरियों की नज़रबंदी का ये केस है। अदालती हुक्म पर 30 नज़रबंद शहरियों को मुख्तलिफ जेलों से रिहा कर दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने नज़रबंद 14 मज़ीद शहरियों को भी रिहा कर दिया है। कुछ बात करेंगे, किसी दूसरे शहर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। महकमा रेलवे अपनी रविश नहीं बदलेगा। शहर कायद में ट्रेनों का ताख़ीर से आना मामूल बन चुका है। आज भी कई गाड़ियां घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। बात करेंगे, आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन सी गाड़ियाँ लेट हैं? देखिए, आज जो सबसे ज्यादा ताख़ीर से गाड़ी पहुंची है वो फरीद एक्सप्रेस है, जो कि 2 घंटे 50 मिनट की ताख़ीर का शिकार रही है। इसी तरह दीगर में बात करें तो अलामा इकबाल तकरीबन 2.5 घंटे ताख़ीर से पहुंची है। तेजगाम एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट की ताख़ीर का शिकार रही। कराकरम एक्सप्रेस 1 घंटा 37 मिनट। पाकिस्तान एक्सप्रेस तकरीबन 2 घंटे 17 मिनट की ताख़ीर से आई है। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 36 मिनट। रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 38 मिनट की ताख़ीर का शिकार रही है। रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियां जो है वो घंटों ताख़ीर का शिकार हो रही हैं और महकमा रेलवे कोई भी सद्देबाब करने से कासिर नजर आता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर भर में पब्लिक प्रॉपर्टी से फौलादी मटेरियल की चोरी का अमल रोका न जा सका, जिसके बायस एक जानिब तो आवाम की जानो माल दाव पर लगी है तो दूसरी तरफ शहर की बदनुमाई में इजाफा हो रहा है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। बार बार की निशानदेही के बावजूद कराची की शाहराहों पे ग्रीन बेल्ट हों, उसके फ्लाईओवर हों, पुल हों या पार्क हों, हर जगह से फौलादी मटेरियल नशा आवर अफराद जो है वो बदस्तूर चोरी कर रहे हैं। बारहा हम इसकी निशानदेही कर चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से भी कार्रवाई की यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से नशा करने वाले अफराद के हौसले बुलंद हो रहे हैं और शहरियों के जानो माल भी जो है वो दाव पर लगे हुए हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस हवाले से शहर में आप? सर, मैं पूरी कराची घूमता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ। अक्सरियत में यही देख रहा हूँ कि हेरोइन नशावर जितने भी हैं, मैं खुद देखा, मैंने किसी को भी कोई सरिया तोड़ा, फाइल ओवर में से जो फाइल ओवर जाते हैं इसमें स्लेपें निकाल के उसका सरिया निकाल लेते हैं। अवाम कुछ एक आध बंदों ने पकड़ के उनको मारा भी है, लेकिन वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मारना शुरू कर देते।
पुलिस वाले अपने खड़े होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाद 2-3 जगह मैंने देखा है पुलिस वालों को उनको मारते हुए। कुछ ऐसे हैं कि जो सुस्त हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ये सिलसिला रोकने के लिए ना सिर्फ ये कि फौरी तौर पर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक किया जाए, बल्कि इसके साथ साथ नशा आवर अफराद की तादाद को रोकने के लिए और मंशियात का इस्तेमाल जो है वो रोकने के लिए इकदाम किए जाएँ, तो इस किस्म के संगीन नौइयत के वाक़यात वो निपटा जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत ने लापता शहरी सादिक हुसैन के घर वापस पहुंचने के बाद दरखास्त निपटा दी है, जबकि MQM का रुकन मुश्ताक उर्फ आदिल बाड़ा की गुमशुदगी की दरखास्त पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, MQM कारकुन मुश्ताक समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में मुतादिद आइनी दरखास्तों की समाअत हुई है। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इन दरखास्तों की समाअत की। दौरान समाअत MQM कारकुन मुश्ताक के अहल खाना और सरकारी अफसरान भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अहल खाना की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 9 साल कबल नाज़माबाद के इलाके से मुश्ताक को गायब हुआ, वहाँ से शादी की तकरीब में गया लेकिन वापस नहीं आया। उसके बाद से 14 से 15 GITs हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अदालत को ये भी बताया गया अहल खाना की जानिब से कि जितने भी फॉर्म्स हैं उन पर जाया गया, लेकिन कहीं से भी दाद रसीद नहीं की जा रही। अदालत ने अब सेक्रेटरी दाखिला को ये कहा है कि वो KP के हरासती मराकज़ से रिपोर्ट लेकर आइंदा समाअत पर अदालत को बताएं। इसके साथ ही सादिक हुसैन जो कि लापता थे वो बाजियाब हो चुके हैं और पुलिस ने इसकी तस्दीक कर दी है कि वो अपने घर पहुँच चुके हैं, जिसके बाद अदालत ने सादिक हुसैन की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त को निपटा दिया है। जबकि दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है IG सिंध और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को कि तमाम तर वसाइल को बुरुए कार लाएं और लापता अफराद को बाजियाबी यकीनी बनाकर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। बिलाल अहमद अपडेट करने के लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की में मुलजिम सलमान और दीगर के खिलाफ लाखों रुपए मालियत की डकैती और कार लिफ्टिंग के मुकदमे की समाअत हुई है। बात करेंगे शहरियार सदीकी से। शहरियार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए शारा फैसल थाने की हुदूद में मुलजिम सलमान और दीगर के खिलाफ लाखों रुपए मालियत की डकैती और कार लिफ्टिंग के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की की अदालत में आज अहम समाअत हुई। नामजद मुलजिमान के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये अमान हुसैन वल्द गुलाम हुसैन की मुद्दत में शारा फैसल थाने में दर्ज किया गया था। ताहम गुज़िश्ता समाअत पर 13 मई को मुलजिमान के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिमान के खिलाफ फर्जी मुकदमा होने की सबसे बड़ी दलील यही है कि मुलजिमान के खिलाफ जिनकी जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया अमान हुसैन वल्द गुलाम हुसैन, मुलजिमान की पहचान परेड और मुअज़्ज़ज़ अदालत में बयान देते हुए उन्होंने खुद जो है वो मुलजिमान को पहचानने से इनकार किया। जबकि पुलिस की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत या कोई भी प्राइवेट गवाह अब तक मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश नहीं किया गया है। और जो है वो मुलजिमान के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह का मजीद ये भी कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है वो सरकारी गवाहान को समन जारी किए गए थे कि आज की समाअत पर जो है वो अदालत में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाए, जिसके बाद आज मुसलसल कई समाअतों से जो है वो अदालत में सरकारी गवाहान गैर हाजिर हैं, जिसके बाद अदालत की जानिब से सरकारी गवाहान के गैर जिम्मेदाराना रवैये और मुसलसल गैर हाजिरी पर आज सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस्तिगासा को पाबंद किया गया है कि आइंदा समाअत पर जो है वो सरकारी गवाहान को अदालत में जो है वो सरकारी गवाहान की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, जिसके बाद इस केस की आइंदा समाअत जो है वो 13 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने एडवोकेट फाइक अली जागरानी की दरख्वास्त पर अदाकार मुनीब बट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, अपडेट कीजिए। देखें जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में एडवोकेट फाइक अली जागरानी की जानिब से अदाकार मुनीब बट के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदाकार मुनीब बट की जानिब से वकला की जानिब से वकालतनामा अदालत में जमा कराया गया है और उस वकालतनामे पर दरख्वास्त गुजार फाइक अली जागरानी ने एतराज़ उठा दिए। फाइक अली जागरानी का ये मौक़िफ़ है कि जो दरख्वास्त में दस्तखत है वो मुनीब बट का नहीं लग रहा, लिहाजा मुनीब बट को अदालत में बुलाकर वेरिफिकेशन तस्दीक की जाए, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर अदाकार मुनीब बट को ज़ाती हैसियत में तलब कर ली है और अदालत ने 7 जून को मुनीब बट को तलब भी कर ली है। दूसरी जानब FIA की जानब से भी कोई पेशरफ्त रिपोर्ट आज अदालत में जमा नहीं कराई गई थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीश अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। फाइक अली जागरानी की जानब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अदाकार मुनीब बट की जानब से उनके खिलाफ इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तौहीन जो है तज़ीक आमेज़ एक पोस्ट लगाई गई थी, लिहाजा या तो जो है मुनीब बट माफ़ी मांगे, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची के चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें इन्फेक्शन पाया गया है। मधुबाला को वैक्सीन दी जा रही है।
चंद दिनों में इसे सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला की रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन्फेक्शन है और मधुबाला को वैक्सीन दी जा रही है, पूरी तरह सेहतयाब हो जाएगी। चंद दिनों में इसे सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि जल्द ही सेहतयाब हो जाएगी। इन्फेक्शन पाया गया है, पता चल चुका है उसकी बीमारी का, अब इलाज जो है वो मुमकिन है और जल्द ही सेहतयाब हो जाएंगी और मधुबाला को वैक्सीन भी दी जा रही है। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर में। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं इस चिड़ियाघर की शान जो है वो मधुबाला यहाँ पर मौजूद है। इसके हवाले से जो है इसके मुआयना किया गया था जिसमें ब्लड पैरासाइट के चंद जरासीम जो है इसमें पाए गए, लेकिन इंतज़ामिया कहती है कि ये काबिल इलाज है और ये चंद दिनों में सेहतमंद भी हो जाएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर चिड़ियाघर कंवर अयूब साहब। कंवर साहब, बताइएगा कि क्या इसका रिपोर्ट आई है और इसके इलाज के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये ज़ाहिर है कि जिस तरह का इन्फेक्शन नूरजहाँ को था उसके बाद ये कभी इम्कान था कि इसके अंदर ये ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की बात यह है कि इसमें बहुत माइनर से जो है वो सेल्स उसके अंदर मौजूद हैं जो कि ट्रीटेबल है। जब हम ट्रीटमेंट करेंगे इसका तो विद इन 15 डेज़ होपफुली ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इनिशियली किसी ऐसी बीमारी को पकड़ लेते हैं कि जो बाद में नुकसानदेह हो सकती है तो उसका इलाज अगर हो जाता है तो ये मेरा ख़्याल है कि एक पॉजिटिव बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये सेहतयाब होकर और यहाँ से सफारी पार्क के लिए शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएगा जो पहले 4 पॉज के हमने देखा था टीम आई थी नूरजहाँ के इलाज के लिए, क्या उनके नुमाइंदे भी दोबारा यहाँ पर आएंगे और इसे सफारी पार्क कब तक मुंतकिल किया जाएगा? आज 4 पॉज के नुमाइंदे यहाँ आ रहे हैं कराची और मेरा ख़्याल है कोई 2-3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा और साथ साथ वो इस बात का भी मुआयना करेंगे कि अब मज़ीद जानवरों को हमने जो सजेस्ट किया गया था उसके मुताबिक रखा है या नहीं रखा। आप देख रहे हैं कि कराची ज़ू के अंदर पिछले 15 से 20 दिन में मुस्तकिल तौर पे जो इनके कमरे होते हैं जहाँ ये रिहाइश पजीर होते हैं तमाम जानवर, उन तमाम को न सिर्फ ये कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ज़रिए बहुत तेज़ प्रेशर के साथ धोया गया है, बल्कि उसके बाद उसमें कलर भी शुरू कर दिया गया है। आज इंशाअल्लाह ताला दोपहर से यहाँ पे जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव भी शुरू कर दिया जाएगा। तो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो लिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके बेहतर नतीजे आपके सामने आएंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इसमें वही जरासीम हैं जो नूरजहाँ में भी थे, लेकिन ये बहुत माइनर लेवल के हैं और ये जो है चंद दिनों में सेहतयाब हो जाएगी। इसके हवाले से इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद जानवरों को बचाने के लिए जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जो इनके कमरे हैं या इनके जो जंगले हैं उनको धोया जा रहा है ताकि मज़ीद किसी जानवर में ये जरासीम ना पाए जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो 4 पॉज के नुमाइंदे हैं वो आज कराची पहुँच रहे हैं, जो इसका मुआयना भी करेंगे और फिर इस सेहतयाबी के बाद इसे सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी, नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़ेर निगरानी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के 7वीं और आखिरी जोन के इलेक्शन जारी हैं। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूँ केसीसी के ऑफिस में, जहाँ पर आज कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन जोन 7 के मुनक़िद हुए हैं और इससे पहले 6 जोन के इलेक्शन हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर फरहान ज़िया अबरार साहब ने इस इलेक्शन जो आज हुए हैं उसकी निगरानी की। हम उनसे बात करेंगे। फरहान साहब, कैसे रहे इलेक्शन और कितने लोगों ने इसमें वोटिंग की, क्या नतीजा है? आज हमारे KCCA के जोन 7 के इलेक्शन थे, 22 वोटर थे इसमें और ये प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरार के 3 कैंडिडेट थे। इनके 3 के दरमियान जो है वो मुकाबला था। तो जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 11 वोट लिए हैं, सिक्योर किए हैं। दूसरे कैंडिडेट नहीं थे, एब्सेंट थे, वोटर ही 11 मौजूद थे। तो ये आज हमारा मरहला कंप्लीट हो गया है कराची क्रिकेट क्लब एसोसिएशन के इलेक्शन का। ये 7 जोन थे इसमें कराची में। 7 जोन में से 3 जोन में अनअपोज थे, नॉमिनेशन पेपर नहीं थे, उसमें विड्रॉल था और बाकी 4 जोन में हमने इलेक्शन कंडक्ट कराए 29 को, 30 को और आज 1 को। आज मज़हर अली अवान साहब सदर मुंतखब हुए हैं। आज जोन 7 में जो है ये मज़हर अली अवान साहब जो हैं ये सदर मुंतखब हुए हैं और ज़हीरुद्दीन साहब ट्रेजरार हुए हैं और आरिफ साहब जो हैं वो, अब्दुल रऊफ साहब जो हैं
वो हमारे यहाँ जोन 7 में सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। वो किस ग्रुप से जीते हैं लोग? दो ग्रुप थे, एजाज फारूकी साहब लड़ रहे थे, एक उनका ग्रुप था, एक नदीम उमर और जावेद अहमद साहब का पैनल था। देखिए ये तो मुझे नहीं पता किस ग्रुप से थे ये तो पॉलिटिकल और मेरे ऑफिस के बाहर का मामला है। अच्छा, बहरहाल ये तो आपको ये बताएंगे मदर साहब कौन से ग्रुप से ये जीते हैं, जीत के आए हैं। और इससे पहले भी जो इलेक्शन में मुझे उसका नहीं पता कि कौन किस ग्रुप से जीत के आया है। मैंने इलेक्शन कराए हैं, डिक्लेयर हुए हैं। अब केसीसी के इलेक्शन जो मेन है कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, क्योंकि 7 जोन मुकम्मल हो गए रिजल्ट, अब उसके इलेक्शन कब है, उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए ये जो हमने 7 जोन में जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी के और ट्रेजरार के, तो ये अब जो है इलेक्टोरल कॉलेज है रीजनल क्रिकेट के लिए, तो रीजन का अभी शेड्यूल नहीं आया है, तो सून पीसीबी जो है ये रिज़ल्ट अनाउंस करेगा तो फिर उसका इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। और यानी यही 7 जोन के 3 ओहदेदार सदर, सेक्रेटरी, खाजिन जो हैं वो वोट देने के अहल होंगे अपने नए सदर, सेक्रेटरी और खाजिन के लिए। रीजनल के जो सदर, सेक्रेटरी के और ट्रेजरार के जो कैंडिडेट होंगे उनका इलेक्टोरल कॉलेज हमने आज कंप्लीट कर लिया है। यही उनके वोटर होंगे जो आज जो इन जोनल के इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आपको और भी जिम्मेदारी दी गई सिंध के दूसरे शहरों के लिए भी? देखिए हम ये प्रोसेस मार्च से स्टार्ट है। ये जब रिस्टोर हुआ है, कैबिनेट ने इसको रिस्टोर किया पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस था, सिलेक्शन नहीं थी उसमें। तो ये मार्च से पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, बलूचिस्तान में, केपीके में, पंजाब में, अंदरून सिंध में भी। तो मोस्टली 90% पाकिस्तान में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हुए हैं। ये हमारा कराची का सबसे लास्ट हुआ है और इसके बाद अब जो है वो इलेक्शन शेड्यूल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो है ये इंशाल्लाह जो उसका प्रोसेस है, फर्दर प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन का, वो स्टार्ट होगा। रीजनल के इलेक्शन भी हो गए, इंटीरियर सिंध में भी हमने इलेक्शन कराए हैं। हमारे पास यहाँ सखर डिवीज़न था और लाड़काना डिवीज़न था, दोनों के इलेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए, वहाँ के रीजन के इलेक्शन भी हो गए। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आइन में तब्दीली के बाद जो इलेक्शन कराना शुरू कर दिया और बता रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब के 90% जो इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और अब जल्दी जो है रीजनल इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सतह में भी इसका जो तब्दीली नज़र आएगी आपको। जी।